और वो 3 साल मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट 3 साल थे इन टर्म ऑफ ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जब आप बात करते हो ना, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की द रीजन बिहाइंड दिस, मैंने धीरे धीरे बिजनेस समझना शुरू किया कि स्पेशली बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, मुझे रिपोर्टिंग से आगे कैसे निकलना है। ये रिपोर्टिंग तो ठीक है, एक टूल है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन इससे आगे कैसे निकलते हैं। जितना बेहतरीन ढंग से आप डेटा को समझोगे उतना ही बेहतर आपकी एनालिसिस होगी, और उतना ही बिजनेस आपका ग्रो करेगा, उतने ही आप बिजनेस के लिए वैल्यूएबल हो जाओगे, कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो जाओगे। एग्जैक्टली। तो पहले 2-3 इंटरव्यूज में बहुत फेलियर्स हुए, मतलब आप समझ सकते हो, यही स्ट्रक्चर मैंने फॉलो किया और फॉर्चुनेटली फिर मेरे इंटरव्यूज क्रैक होने स्टार्ट हुए। वहाँ डेलॉयट मैंने ज्वाइन किया था 13 lakhs के साथ, और उसके बाद मेरे पास ज्वाइनिंग बोनसेस थे प्लस ईयरली बोनसेस थे, तो वो अराउंड आपका 16 के आसपास पहुंच गया था सारा ऐड ऑन करके। और फिर मुझे यहाँ पे उस पे 80% के आसपास का हाइक मिल गया। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा। अब ये डेटा एनालिस्ट हैं और इस पूरे डिस्कशन में इन्होंने अपने 6.5 साल की एक डेटा एनालिस्ट की जर्नी हमारे साथ शेयर करी है। यहाँ पर इन्होंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, एज एन इंटर्न स्टार्ट किया था, जहां पर उनको जो पे मिलती थी वो थी 6,000 रुपए पर महीना, और आज के टाइम पे वो एक सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं 6.5 साल की इस जर्नी के बाद एज अ सीनियर कंसल्टेंट। और यहां पर जो उनका पैकेज है अराउंड 30 लाख पर एनम का है। बहुत ही मेहनती इंसान है, बहुत सारे टूल्स इन्होंने इस जर्नी में लर्न किए हैं, बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप इस डेटा के फील्ड में आना चाहते हैं, तो इनकी स्टोरी से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इस डिस्कशन को एंड तक जरूर देखना, ये स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाले हैं। और एक चीज और, अगर आप नॉन आईटी में हैं और आईटी में आना चाहते हैं, एक डेटा एनालिस्ट की जॉब लेना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, तो मैं उसके रिगार्डिंग एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं। एक ऑनलाइन मास्टर क्लास होने वाली है जिसके अंदर मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप नॉन आईटी से आईटी में आ सकते हो और एक डेटा एनालिस्ट की जॉब ले सकते हो विद मिनिमम पैकेज ऑफ 6 लाख पर एनम। और इस फ्री मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, आप जाकर क्लिक कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस देता हूं, मेरी बेस्ट सेलिंग ई बुक दैट हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, जो आपको मिलती है वर्थ ₹1500 बिल्कुल फ्री इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे। तो पहले आप ये डिस्कशन देख लो सारा, बहुत सारी चीजें आपको लर्न करने को मिलेंगी और फिर आप ये मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट ऑडियंस, तो आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे इस पॉडकास्ट पे। एक नई पॉडकास्ट हो रही है यहाँ पर, और ये है डेटा एनालिस्ट के ऊपर। और यहाँ पर जो गेस्ट हैं वो खुद डेटा एनालिस्ट हैं पिछले 6.5 सालों से, ओवर 6 ईयर्स से वो डेटा एनालिस्ट हैं, जिनका नाम है अनुपम मिश्रा। और ये कई कंपनीज में जॉब कर चुके हैं। इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है, और ये डेटा एनालिस्ट कैसे बने, क्या क्या चीजें इन्होंने सीखी समझी, क्या स्किल्स इन्होंने यूज किए, और क्या क्या स्ट्रगल्स इन्होंने फेस किया, और इनकी फाइनेंशियल जर्नी क्या रही, ये सारी चीजें आज हम अनुपम से समझेंगे ताकि आपको हेल्प हो सके अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं। सो अनुपम, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम माय ऑडियंस। जितने भी लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन सब की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल रहे हैं। जैसा कि आपने मुझे बताया कि ये मंथ आपका और भी ज्यादा बिजी है, सारे वीकेंड्स बिजी हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट एंड आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है हमारी ऑडियंस को एंड बहुत सारे लोगों को। सो ओवर टू यू अनुपम, प्लीज। थैंक यू लोकेश। तो थैंक यू वेरी मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ना कि मैं अपनी बातें कह पाऊँ, समझा पाऊँ। तो जैसे आपने बताया कि पिछले 6-6.5 साल से मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, तो ये जर्नी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टार्ट की कि कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड में बताता हूँ, तो मैंने डिस्टेंस से BCA किया हुआ है, फिर मैंने मास्टर्स किया MCA किया हुआ है GLA यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं कैंपस सिलेक्शन के थ्रू कॉन्वीजीनियस इंड्यू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में आया, जो कि एक एडटेक स्टार्टअप है। तो वहाँ पे पहले मेरे 6 महीने की इंटर्नशिप थी। तो फर्स्ट 6 महीने मैंने इंटर्नशिप में वहाँ पे कंटेंट पे काम किया था कि जो वो कंटेंट बनाते हैं, एडटेक का जो कंटेंट बनता है, कि इंटरेक्टिव बुक्स कैसे बनती हैं, उसके पीछे के जो आप इंटरेक्शंस पकड़ते हैं वो कैसे पकड़ते हैं, एंगेजमेंट कैसे बनती है, पेडागोजी कैसे बनती है, तो वो था। उसके 6 महीने इंटर्नशिप पूरे होने के बाद मैं ऑपरेशंस में शिफ्ट हुआ, जहाँ पे हम डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते थे
कि आपका डेटा जो बन रहा है पीछे से, फॉर एग्जांपल किसी भी इंटरेक्टिव बुक में यूजर के क्लिक्स कैसे हैं, कितना एंगेजमेंट है उस बच्चे का, किस तरीके से वो क्वेश्चंस डील कर रहा है, उस क्वेश्चंस को डील करने के बाद उसकी इंटेलिजेंस का लेवल और पैरामीटर क्या है कि वो टफनेस को कैसे समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। तो इन सब चीज़ों पर जो एक डेटा का एक अप एंड डाउन बनता है, एक चार्ट बनता है, एक स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं हम, ट्रेंड तो बनता है, राइट। हाँ, ट्रेंड बनता है। तो वो स्टोरी लाइन्स क्रिएट करना ही शुरू की। तो वो मेरा बहुत इनिशियल फेज था उस समय। एज ऑफ आप समझ सकते हैं कि डेटा एनालिस्ट में दो तरीके होते हैं, एक होता है कि रिपोर्टिंग और एक होता है प्योर एनालिस्ट, कि आप डेटा से स्टोरी निकाल रहे हैं, आप डेटा से उसका क्रक्स निकाल के लेके आ रहे हैं कि आगे इसको इंजीनियर्स और बेहतर कैसे कर सकते हैं, राइट। तो वो मेरा फेज था जब मैं रिपोर्टिंग समझ रहा था कि अच्छा, तो एक प्रोडक्ट ओनर होता है, वो प्रोडक्ट ओनर आपको बताता है कि आपको ये डैशबोर्ड बनाना है, ये KPIs आपके होंगे, आपने सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप किया, रिपोर्ट बनाया, स्टोरी बनाई, प्रेजेंट कर दिया बिजनेस स्टेक होल्डर्स को, राइट। तो वो जर्नी मेरी 2 साल के आसपास रही। मैंने धीरे धीरे बिजनेस समझना शुरू किया कि स्पेशली बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, मुझे रिपोर्टिंग से आगे कैसे निकलना है। ये रिपोर्टिंग तो ठीक है, एक टूल है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन इससे आगे कैसे निकलते हैं। देन आई स्टार्टेड कि मैंने डेटा को और अच्छे से समझना शुरू किया कि डेटा के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हो सकते हैं, आप किस तरीके से उस पर और भी एनालिसिस कर सकते हो, और क्या अपने आर्सेनल में टूल ऐड करने हैं, वेपन्स ऐड करने हैं। तो उस समय मैं टैब्लू पे काम करता था, फिर धीरे धीरे मैं पाइथन की तरफ स्विच किया मैंने, फिर R भी सीखी मैंने वहाँ पे। तो देन आई रियलाइज कि अब टाइम आ गया कि मूव ऑन किया जाए। तो मैंने फिर दूसरी कंपनी में स्विच किया, दैट इज रैडकॉम। बेसिकली एक इजरायली कंपनी है जो कि टेलीकॉम डोमेन में काम करती है। तो अनुपम, बिफोर वी मूव ऑन टू वो जो नेक्स्ट कंपनी आप बता रहे हैं रैडकॉम का, उससे पहले मुझे बताइए यहाँ पर आपने कितना टाइम काम किया जहाँ पे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी? तो यहाँ मैंने, अगर मैं इंटर्नशिप को ऐड ऑन कर दूं तो 2 years 8 month के आसपास मैंने काम किया था। तो मैंने ज्वाइन किया था मैंने ज्वाइन किया था एज ए इंटर्न, टेक्निकल एसोसिएट, और मेरा जो वहाँ एंड था वो था असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस का। अरे वाह, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है तो बेसिकली। हाँ, बिटवीन 2 year 8 months। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे डेटा फील्ड में कम्प्लीटली जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ 2 पार्ट थे। वहाँ एक पार्ट था कि आप डेटा पे तो काम कर ही रहे थे, दूसरा पार्ट था कि आप डे बाई डे ऑपरेशंस भी देख रहे थे कि कंपनी कैसे जाती है। हाँ, उसके टैप जो प्रिपेयर होते हैं कैसे होते हैं, उनमें चीज़ें कैसे चलनी चाहिए, वो एक फ्लॉलेस जो वर्क है, एक स्मूथनेस है, वो कैसी बनी रहनी चाहिए। तो मुझे लगा कि अब एक टाइम आए कि अब मैं डेटा वाले फील्ड को थोड़ा सा और अच्छे से समझूं। तो अब तो बात है कि मूवमेंट किया। आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख रहा था काम करते हुए कि फ्यूचर कहीं ना कहीं डेटा से रिलेटेड हो रहा है, isn't it? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी इज एट टेक, राइट। ये टाइम था 2016-17 का। तो अब उस समय डेटा में बूम आना स्टार्ट हुआ था। ये वो टाइम था जब टैब्लू ने मार्केट कैप्चर कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। हर जगह टैब्लू चल रहा था। बिल्कुल पावर BI बिल्कुल अपने स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश कर रहा था। ये वो टाइम था बिल्कुल। तो मैंने भी टैब्लू के साथ ही अपना कैरियर स्टार्ट किया था कि टैब्लू में ही चीज़ें करनी शुरू की थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अब ये टाइम आ गया कि मुझे आगे निकलना पड़ेगा, टूल से आगे सोचना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 2 तरीके होते हैं, रिपोर्टिंग, दूसरा एनालिसिस। एनालिसिस आपके टूल से बाउंडेड नहीं हो सकती। अगर आप टूल के बाउंड होकर एनालिसिस करेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। वो आपकी कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम है, आपके लिए भी प्रॉब्लम है। तो अब उससे आगे निकलना है। तो उससे आगे तो फिर मैंने रैडकॉम ज्वाइन किया। रैडकॉम मैंने 3 साल स्पेंड किए रैडकॉम में, 2018 से 21। और वो 3 साल मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट 3 साल थे इन टर्म ऑफ ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। जब आप बात करते हो ना, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, द रीजन बिहाइंड दिस, टेलीकॉम में आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आता है। आप जब इमेजिन करो कि आप इमेजिन करो कि आपके CDR में 1 मिनट में आपके पास मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं बिना टाइम के, तो आप क्वेरी रन नहीं कर सकते। तो आपकी डेटा के लिए आपकी 2 स्किल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला SQL, दूसरा कोई भी टूल, ठीक है, बैकएंड। तो आपकी SQL स्ट्रांग होती है उस बैकएंड से कि आप कैसे अपने से आप क्वेरी ऑप्टिमाइज करके लिखते हो कि अगर आप 1 दिन के लिए भी चला रहे हो ना, क्योंकि CDR को हिट कर रही है, इट मीन्स आप बिलियन ऑफ रोज पे अपना एक क्वेरी हैंडल कर रहे हो। और आप जब मल्टीपल टेबल के साथ उसको ज्वाइन कर रहे हो, इट मीन्स कि मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा और मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेरी का एक्सप्लेनेशन क्या है, क्वेरी पाथ कैसे रन कर रही है, आपके ज्वाइंट्स कितने इंटरेक्टिव और कितने फास्ट ज्वाइंट्स हैं आपके, आप क्या क्या कीज यूज कर रहे हो, राइट। और टेलीकॉम में दूसरी सबसे खास बात क्या है, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से, आपको ऑफर्स मिलते हैं, आपको डेटा पैक मिलता है। वो डेटा पैक की एनालिसिस कैसे होती है,
ये इसी तरीके से होती है कि आप यूज़ कैसे करते हो, कितना यूज़ करते हो, किस डायरेक्शन में यूज़ करते हो। तो वो सारा एज ए डेटा एनालिस्ट हम बैठ के देखते हैं कि अच्छा आप डेटा में ज़्यादा यूज़ करते हो, फ़ोन कम करते हो, इट मीन्स इस यूज़र को डेटा पैक लो करके बताया ऑफर किए जाए, हाँ राइट राइट, हाँ स्पेशल ऑफर फॉर यू। और ये पर्पस ही सर्व करता है कि एज ए डेटा एनालिस्ट आपने एनालिसिस किया कि इस यूजर के डेटा पैक स्लो कर दोगे तो ये कंज्यूम ज़्यादा करेगा और आपकी रेवेन्यू इससे ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आई वुड से अनुपम, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। तो यही एक डेटा एनालिस्ट का गोल था। दूसरा इसका वे क्या हो सकता है, आपकी नेटवर्क की कैपेबिलिटी। फॉर एग्जांपल आप जिस रीजन में रहते हो, जस्ट एज्यूम करो कि आपके उस रीजन में एक मेट्रो स्टेशन है और शाम के टाइम में कंजेशन बढ़ जाता है क्योंकि लोग ऑफिस से आते जाते हैं, आपके नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ कम हुए, आपके फ़ोन ड्रॉप होने स्टार्ट हुए, तो आप अपने इंजीनियर्स को बता सकते हो कि ये एक पीक टाइम है जहाँ पे ये होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके इंजीनियर्स क्या करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस सर्विस प्रोवाइडर के, उस टाइम के लिए उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नोड ऐड किया उन्होंने, कुछ क्लस्टर्स ऐड किए, ENB करके एक डिवाइस आता है, कंपोनेंट आता है, वो डाला उन्होंने टावर्स पे। तो दिस इज हाउ दोनों एंगल से एज ए डेटा एनालिस्ट आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। पहला सर्विस प्रोवाइडर की नेटवर्क कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, दूसरा उनका रेवेन्यू जनरेशन के लिए। तो दिस इज हाउ डेटा एनालिस्ट जो है वो अपना रोल कंपनी में डालता है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन अनुपम, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये तो हुआ 2021 के तक की जर्नी मेरी। उसके बाद मुझे फिर लगा कि अब शायद, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिटेशन ये थी मेरे साथ कि वहाँ पे हम ऑन प्रीमाइसेस डेटाबेस के साथ काम करते थे। ओके, ठीक है, तो वहाँ पे जो बैकएंड था वो वर्टिका जो था, वर्टिका भी एक MPP आर्किटेक्चर पर काम करता है, और जो फ्रंट एंड था वो डंडस BI करके एक टूल आता है उसका। और डंडस BI पावर BI से कम्प्लीटली अलग है। डिफरेंस क्या है, डंडस BI में कोडिंग कैपेबिलिटीज है। तो कोडिंग कैपेबिलिटीज आपको एक एज देती है कि आप उसके कंपोनेंट्स को ओवरराइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई फिल्टर है, कोई स्लाइसर है, आपको उसमें एडिशनल कंपोनेंट्स डालने हैं, कुछ करना है, तो आप जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू आप उसको ओवरराइट कर सकते हो। तो कैपेबिलिटीज और अलग लेवल पे लेके जाती है किसी टूल के एनालिटिक्स को। एब्सोल्युटली, ठीक है, क्योंकि आप उसके बेसिक फीचर को ओवरराइट कर रहे हो थ्रू कोडिंग, राइट। तो वो एक अलग एज देता है। आप आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हो, आपको पता है कि कहाँ अलार्म्स जनरेट करने हैं, कहाँ ट्रिगर करना है, कहाँ पता अपने बिजनेस के हिसाब से आप चीजें मोल्ड कर सकते हो, व्हिच इज नॉट परमिटेड इन अदर BI टूल्स आल्सो। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मुझे लगा कि चलो ठीक है, 3 साल यहाँ स्पेंड कर लिए, लेट्स डू समथिंग एल्स, कुछ और एक्सप्लोर किया जाए। और तब तक मेरा थोड़ा डेजिग्नेशंस के बारे में नहीं बताया आपने यहाँ पर। आपने छोड़ा था असिस्टेंट मैनेजर पे। ठीक है, मैंने असिस्टेंट मैनेजर पे तो छोड़ा था, लेकिन यहाँ 3 साल में कंसिस्टेंट BI डेवलपर ही रहा। BI डेवलपर, ओके। BI डेवलपर का ही डेजिग्नेशन था यहाँ पे कंटिन्यूअसली 3 इयर्स। ठीक है, तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट सडनली 2021 के आसपास डेटा इंजीनियरिंग में आना स्टार्ट हुआ कि अब क्लाउड की तरफ मार्केट आ रहा है, तो लेट्स डू समथिंग एल्स। कि अब ना आपके पास एनालिसिस का बैकग्राउंड है, अब आप क्यों ना बैकएंड को और अच्छे से समझना शुरू करें कि बैकएंड में डेटा आता कैसे है, कैसे। क्योंकि मेरा एक पॉइंट है, जितना बेहतरीन ढंग से आप डेटा को समझोगे उतना ही बेहतर आपकी एनालिसिस होगी, और उतना ही बिजनेस आपका ग्रो करेगा, उतने ही आप बिजनेस के लिए वैल्यूएबल हो जाओगे, कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो जाओगे। एग्जैक्टली। तो यही पॉइंट था। तो अब मुझे था कि अब मुझे डेटा इंजीनियरिंग को समझना है। तो वो मोमेंट था जब मैंने एज्योर सीखना शुरू किया, ADF पाइपलाइंस, ETL प्रोसेस बनाना स्टार्ट किया। और मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगा जो उस समय मेरे मेंटोर थे, शिवम शुक्ला, जो कि एज ऑफ नाउ माइक्रोसॉफ्ट में है। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की इसमें। उन्होंने मेरे को प्रॉपर समझाया कि डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस को कैसे एक ब्रिज के थ्रू ऐड करते हो तुम, तो किस तरह तुम्हारी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती है एज ए पर्सन, एज ए प्रोफेशनल। आप कैसे समझते हैं कि डेटा आपका फ्लो कैसे, डेटा का डेटा किस किस सोर्स से आपके पास आ रहा है, आप कैसे क्लब कर रहे हो, बिजनेस के लिए उसको बना रहे हो, फिर आप प्रॉपर एक जगह उसको डाल रहे हो, चाहे वो RDBMS हो या चाहे आपका एज्योर सिक्वल हो या सिनैप्स डेटा वेयर हाउस हो, उसकी मॉडलिंग कैसे हो रही है, फिर आप पावर BI तक रिपोर्टिंग के लिए कैसे लेके जा रहे हो उसको। राइट, एब्सोल्युटली। तो एक आर्किटेक्चर प्लस दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव है, वो दोनों समझ में आती है आप। तो आपकी जर्नी यहाँ, तो ये मैंने प्रिपरेशन से स्टार्ट की अपने इंटरव्यूज़ की। तो पहले 2-3 इंटरव्यूज़ में बहुत फेलियर्स हुए। मतलब आप समझ सकते हो कि आप जब सेल्फ प्रिपेयर करते हो और जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में उतरते हो, तो दोनों दो अलग डायमेंशंस हैं। बिल्कुल। यहाँ पे आप छोटे लेवल पे काम करते हो, वहाँ आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ से ये आता है, वहाँ से। हाँ, तो ये एक बहुत ही बड़ा गैप मुझे महसूस हुआ। पहले 2-3 इंटरव्यूज़ में लगा कि शायद कुछ मुश्किल आ रही है मेरे पास, लेकिन
Yes. छोटा सा क्वेश्चन, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। No, देखो, आपने बताया कि आपने बीच बीच में कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ टूल आप लर्न कर रहे हो, ठीक है। माय क्वेश्चन इज कि भाई आप तो जॉब कर रहे थे, तो आपने जॉब के साथ साथ ये लर्न किया, मतलब वर्किंग आवर्स के बाद आप बैठते थे ये सब लर्न करने के लिए? राइट ऑन अ डेली बेसिस कितना टाइम आप डिवोट करते थे? तो ऐसा था कि मैंने इसको ब्रेक डाउन किया कि मैंने ऑफिस के आसपास ही अपना घर ले लिया कि मेरा आने जाने का कम्यूट का टाइम सेव हो सके। तो कम्यूट के टाइम को मैंने ब्रेक कर दिया कि Right, अच्छा right, अब ना मेरे को आने जाने में 15 मिनट लग रहे हैं, मतलब 30 मिनट्स प्लस मैं थक नहीं रहा हूँ। मैं ऑफिस से काम करके आता हूँ, मैं घर पे आता हूँ, थोड़ा रिफ्रेश होता हूँ और मेरी एनर्जी जो है वो बनी हुई है, तो मैं अगले 2 घंटे 3 घंटे जो है वो लर्निंग के लिए डेडिकेट कर सकता हूँ। Very प्लस nice. रिफ्रेशमेंट बहुत ज़रूरी है, तो आप वीकेंड्स पर थोड़ा आउटिंग कर लो, माइंड रिफ्रेश होता है उससे। तो मेरा एक प्लान था, मतलब कि वीक डेज को एग्जॉस्ट करो, वीकेंड को एंजॉय करो, Enjoy करो। कि आप अगले 5 दिन के लिए फिर से प्रिपेयर रहो, बिल्कुल फ्रेश। तो मैं वीक डेज पे आराम से लगभग आप रखो 60-70 आवर्स का वर्किंग आवर्स रखता था एंटायर वीक में 5 डेज, और लास्ट के 2 दिन मैं कुछ नहीं करता था, मतलब सैटरडे संडे कुछ नहीं, कंप्लीटली मैं लैपटॉप ऑन नहीं करता था। 10 से 15 घंटे आप लर्निंग भी कर लेते थे वीक डेज में, अगर मैं बोलूँ तो 2 to 3 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस फॉर 5 डेज, 10 से 15 घंटे, बहुत ज्यादा अच्छा खासा डिवोटेड टाइम है ये वैसे लर्निंग के लिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो यही स्ट्रक्चर मैंने फॉलो किया और फॉर्चुनेटली फिर मेरे इंटरव्यूज क्रैक होने स्टार्ट हुए। आई होप अभी तक आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अनुपम से। फॉर दैट सेक प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग, ताकि हम अनुपम को एक रिस्पेक्ट दे सकें, रिगार्ड दे सकें। चलिए लेट्स कैरी ऑन दिस डिस्कशन। अच्छा, तो फर्स्ट इंटरव्यू जो मैंने क्रैक किया वो PwC का क्रैक किया था, अरे वाह, वेरी नाइस। रेडकॉम के बाद। उसके बाद सेकंड इंटरव्यू मैंने क्रैक किया डेलॉयट का क्रैक किया। उसके बाद थर्ड इंटरव्यू मैंने यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप का क्रैक किया और फिर मैंने इन्फोसिस का इंटरव्यू क्रैक किया। अरे तो बाप रे। उसके बाद मैंने 4 इंटरव्यू बिल्कुल इन ए रो मैंने क्रैक किया कि Very nice, जो मुझे बिल्कुल सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की तरफ डाल रहे थे, कि जिनके प्रोफाइल में मेरे पास डेटा एनालिसिस भी थी, डेटा इंजीनियरिंग भी थी। और मैं डेटा एनालिसिस इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो एक ऐसा रोल है जो आपको टेक्निकल और बिजनेस दोनों को जोड़ता है, रखने में मदद हाँ, करता है, ब्रिज करता है। वेरी नाइस, ब्रिज वेरी करता नाइस। है। एज ए डेटा इंजीनियर क्या है कि आप एनालिसिस करते हो और अपने डेटा को बनाया आपने और आगे पास ऑन कर दिया, लेकिन अगर एज ए डेटा एनालिस्ट आपने एनालाइज किया और अपने पकड़ा कि अच्छा एज ए पर्सन, एज ए स्टेक होल्डर बिजनेस के लिए क्या जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक CEO है, वो टेक्निकल बंदा नहीं है, उसको नहीं पता कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, लेकिन हम हमारी आपको पता है। हाँ, हम हमारी लैंग्वेज में, या जब मैं वीडियोस में गाइड करता हूँ लोगों को, तो मैं बोलता हूँ कि अपने सामने जो स्टेक होल्डर है, चाहे वो आपका क्लाइंट है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट है, उनको समझो 5 साल का बच्चा। मतलब आपको रिपोर्ट ऐसे बनानी है कि एक 5 साल का बच्चा भी समझ सके कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो, और उसके बेस पे वो अपना बिजनेस लेवल माइंड यूज करके बिजनेस को इम्प्रूव कर सके। दैट इज व्हाट द जॉब ऑफ अ डेटा एनालिस्ट एक्चुअली। राइट। तो आपको ये दोनों रोल समझने पड़ते हैं कि एज एनालिस्ट की डेटा आ कैसे रहा है, राइट, नेचर कैसा है, आप उसको डेटा मॉडल्स में सही से लेकर के आओगे कि अच्छा डायमेंशन टेबल है, फैक्ट टेबल है, अच्छा स्टार स्कीमा में ये जाएगा या ये स्टार स्कीमा में नहीं फिट हो सकता है। क्यों नहीं फिट हो सकता है? एज ए इंजीनियर, आप डेटा इंजीनियर, आप समझ सकते हो कि क्यों नहीं फिट हो सकता है। आप इसको स्नोफ्लेक में लेके जाओ या आप इसको गैलेक्सी में लेके जा रहे हो, राइट। तो ये एक एज मिलता है आपको जब आप सर्च करना स्टार्ट करते हो कि और मैं क्या कर सकता हूँ एज ए डेटा एनालिस्ट, आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो। तो फिर मैंने डेलॉयट ज्वाइन किया वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट, ठीक है, आफ्टर रेडकॉम। ये टाइम था 2021 अक्टूबर, जब मैंने डेलॉयट ज्वाइन किया था। वहाँ मुझे जो प्रोजेक्ट असाइन हुआ वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट असाइन हुआ। वो था यूनिलीवर यूके का प्रोजेक्ट। अच्छा, यूनिलीवर वर्ल्ड की सबसे FMCG कंपनी। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये हुई कि मैं टेलीकॉम से आया था जहाँ मैंने मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा देखा था, और उसके बाद मैंने एक और FMCG सेक्टर में गया जहाँ पे और भी मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, और जो कि यूरोपियन मार्केट में बिल्कुल बढ़िया से फैला हुआ था। आपको पता चलता रिटेल स्टोर्स कैसे काम करते हैं, बड़े स्टोर्स लाइक वॉलमार्ट कैसे काम करता है, इनमें प्रोडक्ट कैसे जाते हैं, जो छोटे स्टोर्स में कैसे जाता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होती है। अब अगर किसी का सेल्स गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है? क्या TDP कमजोर पड़ रही है? क्या उसका न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन कम पड़ रहा है? या प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर आल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल।
तो आप ये भी देखने की कोशिश करते हो कि वो कोविड का टाइम था, तो जब हम यूरोपियन मार्केट को देख रहे थे तो हम ये भी देख रहे थे कि जीडीपी में जो डिक्लिनेशन हुआ है उसके कारण बकेट साइज पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो आप ये भी पता करते हो कि अच्छा लोगों की परचेजिंग कैपेबिलिटी कम हुई है, ड्यू टू दिस हमारे इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू गिरा है, या हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो कम क्यों हो रहा है पिछले साल से। क्योंकि एज ए एनालिस्ट आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपके सेल्स में डिक्लाइन क्यों हो रहा है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव था एज ए पर्सन वहाँ पे। और फॉर्चुनेटली वहाँ पे एफएमसीजी साइड से, यूनिलीवर साइड से मैं एक पर्सन से मिला, हिज नेम इज एलेक्स बार्ज। तो वो डेटा एनालिसिस लीड था पूरे यूरोप का फॉर यूनिलीवर, एंड ही वाज वन ऑफ द माइंड ब्लोइंग एनालिस्ट आई एवर मेट। अच्छा, कि हाँ उस इंसान ने मुझे स्पेशली सिखाया कि डेटा इंजीनियरिंग और एनालिसिस और बिजनेस तीनों को मिलाने के बाद जो लास्ट बाई प्रोडक्ट क्रिएट होता है वो क्या होता है। मतलब आप कैसे समझते हो कि वो चीज़ स्पेशल स्टेक होल्डर्स को क्या सर्व होना चाहिए। आपकी डेटा का जो स्टोरी लाइन होता है बिल्कुल पेज बाय पेज वो कैसे चलना चाहिए डैशबोर्ड में। क्योंकि हर टूल की एक अलग नेचर है। अगर आप टैबलू की मैं बात करूँ आपसे, तो टैबलू में स्टोरी टेलिंग का फीचर है जो एक स्टोरी कहता है। पावर बीआई में स्टोरी टेलिंग नहीं, आप डैशबोर्ड बाय डैशबोर्ड जाते हो, डैशबोर्ड बाय डैशबोर्ड। तो सेम एज डुंडर्स भी है, आप पेज बाय पेज जाते हो, आप इंटरेक्टिव क्लिक्स बनाते हो, राइट क्लिक बनाते हो, लेफ्ट क्लिक बनाते हो, आप क्लिक्स पे जाते हो, ठीक है, राइट, ड्रिल थ्रू करके, ड्रिल्स के थ्रू जाते हो। तो पावर बीआई में ड्रिल डाउन का ऑप्शन है, बट वो स्टोरी लाइन वाला ऑप्शन नहीं है जो स्मूथ ऑप्शन टैबलू में है। राइट, एब्सोल्युटली टैबलू में, राइट। तो अब उस स्टोरी लाइन को यहाँ कैसे क्रिएट किया जाए, क्वेश्चन ये आता था कि तो आप उसके लिए क्या करते हो कि बिल्कुल इंटरेक्टिव, मतलब वन पेजर रिपोर्ट की फर्स्ट पेज पावर बीआई के अंदर स्टार्ट हो। पावर बीआई की बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप डेलॉयट में एज अ कंसल्टेंट जब काम कर रहे थे तो आप पावर बीआई में रिपोर्टिंग करते थे, राइट? यस, ये राइट। यहाँ पे टूल आ गया था पावर बीआई, तो पावर बीआई के अंदर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे यहाँ। तो आपने पावर बीआई सीखा कब, क्योंकि वो उसका जिक्र आपने किया नहीं। हाँ, पावर बीआई भी मैंने उसी लगभग जब मेरा डेलॉयट में सिलेक्शन हो गया और मेरे 2 मंथ का नोटिस पीरियड था, तो अच्छा, डेलॉयट में जो इंटरव्यू हुआ, हाँ डेलॉयट में जो इंटरव्यू हुआ था, तो जिन्होंने इंटरव्यू लिया था ही वाज एसोसिएट डायरेक्टर दैट टाइम एट डेलॉयट। तो उन्होंने बिल्कुल मुझसे एनालिसिस लेवल पर क्वेश्चंस किए थे, ये नहीं टूल स्पेसिफिक नहीं था। उन्होंने मुझसे हाँ कोर नॉलेज बेसिकली, कोर नॉलेज। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे पास पावर बीआई है, तो अगर आप सीख लो तो हमारे लिए बेटर है। तो वो जब 2 महीने का गैप था नोटिस पीरियड में जब मैं था, तो उस 2 महीने मैंने पावर बीआई को प्रैक्टिस किया कि डेक्स कैसे लिखे जाएं। मैं ऑडियंस को बता दूं क्योंकि बहुत से लोगों को डेक्स के बारे में पता नहीं होगा। डेक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, और ये फॉर्मूला राइटिंग का वे है पावर बीआई के अंदर। मतलब अगर आपको डेटा का एनालिसिस करना है तो आपको फॉर्मूला लिखने पड़ते हैं, और फॉर्मूला लिखने के मेथड को ही पावर बीआई में डेक्स बोला जाता है। प्लीज कैरी ऑन अनुपम। या थैंक यू। तो इस डैक्स को लर्न करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डैक्स के बिना पावर बीआई को सोच भी नहीं सकते। यू कैन थॉट ऑफ कि पावर बीआई काम करेगा सही से। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है पावर बीआई का, वो है डेटा मॉडलिंग। एब्सोल्युटली आप टेबल्स को किस फॉर्म में लेके आते हो, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ज्वाइन कैसे कर रहे हो, ज्वाइन कैसे कर रहे हो आप उसको, आप फिल्टर आउट आपका डेटा कैसे कर रहे हैं, आप स्लाइसर्स में डायमेंशन टेबल से लेके आ रहे हो या फैक्ट टेबल से लेके आ रहे हो, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट मोड के बीच में का डिफरेंस जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर ये ऐसे फंडामेंटल्स हैं कि अगर हम इसमें एक पॉइंट भी चूक जाते हैं तो अल्टीमेट रिपोर्ट गार्बेज है। राइट, एग्जैक्टली। तो ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मॉडलिंग। एक ये सेट है पावर बीआई के बारे में कि डेटा मॉडलिंग आपकी जितनी बेहतर होगी, आपकी रिपोर्ट उतनी स्मूथ होगी और उतना ही बेहतर ट्रांजिशन होगा, टैक्स आपका कम टाइम लेगा वहाँ पे। तो डेटा मॉडलिंग पॉइंट, हाँ, तो अगर पावर बीआई लर्नर जो भी है, मेरा यही पर्सपेक्टिव होता है कि आप डेटा मॉडलिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस रखो डैक्स को सीखने के लिए। राइट। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे पावर बीआई के साथ साथ एज्योर पे फर्स्ट काम करना स्टार्ट किया। तो एज्योर पे हमने काम करना स्टार्ट किया। वहाँ एडीएफ पे मैंने काम किया, वहाँ लॉजिक एप्स पे मैंने काम किया। कि जैसे हमने एक पाइपलाइन बनाई थी जो कि पावर बीआई को ऑटोमेटिक रिफ्रेश करता था जब डेटा आपका कोई भी नया डेटा इंसर्ट हो नोटबुक के थ्रू अपडेट होता था। तो हमने एक पाइपलाइन बनाई थी लॉजिक एप्स के थ्रू जो पावर बीआई के डेटा सेट को ऑटोमेटिक ट्रिगर करता था। चाहे वो कभी भी रिफ्रेश हो, कभी भी रात के 12 बजे हो, 2 बजे, नो मैटर व्हाट, अगर नया डेटा आ रहा है और आपका नोटबुक रन कर रहा है तो पावर बीआई ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने की। उसके बाद पाईस्पार्क यूज़ किया था वहाँ पे, और उसके बाद हम डेटाब्रिक्स यूज़ करते थे, क्योंकि हाइव मेटा स्टोर के अंदर
टेबल्स डालने होते थे हमें, वहाँ पे डेल्टा टेबल्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है वहाँ पे, जहाँ पे आपके गोल्ड लेयर, सिल्वर लेयर, ब्राउन्स लेयर होते हैं। तो आपको डेटा के एग्रीगेशन मॉडल्स जो होते हैं कि कहाँ पे कौन सा एग्रीगेशन काम करेगा टॉप ऑर्डर कनेक्ट करने के लिए पावर बीआई से। जैसे गोल्ड लेयर सबसे एग्रीगेटेड डेटा है, तो वो क्यों लेके आना है, एग्रीगेशंस क्यों परफॉर्म करने हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है रॉ डेटा के ऊपर। कि आपको पता होना चाहिए कि रॉ डेटा के ऊपर आप क्या क्या परफॉर्म करके लेके आ रहे हो उसको, राइट। तो यहाँ पे एक साल बिताने के बाद फिर मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ ब्लू आई एब्सोल्यूट डेटा से। तो ये अच्छा, एब्सोल्यूट डेटा से, ओके। हाँ, एब्सोल्यूट डेटा एंड इन्फोगेन कंपनी। तो यहाँ पे एक आउट ऑफ ब्लू अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई यहाँ पे। तो डेलॉइट से निकलने का मेरा कोई एजेंडा नहीं था उस समय। ये मैंने इंटरव्यू ये टेस्ट करने के लिए दिया था कि डेटा इंजीनियरिंग में मुझे और क्या सीखना है। राइट कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, बेसिकली क्या चल रहा है। हाँ, तो मैं वो हर एक साल पे अपने आप को टेस्ट करता रहता हूँ। तो वो एक टाइम था। हाँ, एक मिनट अगेन, मैं व्यूअर, क्योंकि माइंड में आती रहती है चीजें, तो आई शुड टेल द व्यूअर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, जैसे अभी अनुपम बता रहे हैं, अनुपम ने क्या किया कि उनका कोई एजेंडा नहीं था डेलॉइट से जाने का, बट उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जस्ट टू चेक कि मार्केट में क्या चल रहा है। होता क्या है कि मैक्सिमम लोग ये नहीं करते, मतलब 0.01% लोग होते हैं वो ये ट्रिक करते हैं अपने करियर में, ताकि उनको हमेशा पता चलता रहे कि अभी मार्केट में क्या है और उसके बेस पे अपने आप को अपडेटेड रखें। तो ये ट्रिक भी आप जरूर अपनाना, क्योंकि क्या होता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। तो जो नॉलेज होती है एक टाइम के बाद वो आउटडेटेड हो जाती है। और वो कैसे पता चलेगा? मार्केट में पूछने से। लिंक्डइन भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जहां से आप ये कर सकते हो, ग्रुप्स को ज्वाइन करके, वहां पे भी अपडेटेड चीजों के बारे में पता चलता रहता है। बट ये एक सटीक तरीका है जिसके थ्रू आप अपडेटेड रह सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। प्लीज अनुपम, ओवर टू यू। राइट, ओके। तो उसके बाद मैंने एब्सोल्यूट डेटा का इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे मुझे डायरेक्टली रोल ऑफर किया गया कि आप एज ए सीनियर कंसल्टेंट आओ हमारे पास। ओके। और दूसरा जो मुझे हाइक मिल रही थी वो मतलब अनएक्सपेक्टेड हाइक थी। अच्छा, वेरी गुड। डेलॉइट से 80-90% के आसपास ज़्यादा मिल रहा था। अच्छा। तो मुझे ये, अब वो एक ऐसा पीरियड था जब मैं थोड़ा सा मतलब डिलेमा में आ गया था कि डेलॉइट जैसी बिग 4 कंपनी को छोड़ा जाए, जहाँ पे आपके पास इतना बड़ा क्लाइंट है, जहाँ पे मैसिव अमाउंट ऑफ लर्निंग है, या दूसरा आप कैपिटल की तरफ जाओ। तो मैंने अपने मेंटर्स, जो मेरे मेंटर्स हैं, मैंने उनसे बात की कि इस पोजीशन में क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला मुझे कि अगर तुम्हें लगता है कि, चूंकि मैं ये बात बार बार कहना चाहूँगा कि मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ योर स्किल, कि अगर आप अपने स्किल को बैक करते हैं, नो डाउट इन दैट, स्किल को बैक करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किल को बैक करो। अगर आप अपनी स्किल को बैक करते हो, आप कैपिटल अपने तरफ खुद ब खुद ही अट्रैक्ट कर लोगे। सक्सेस झक मार के आपके पीछे आती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो मुझे एक पॉइंट लगा कि ठीक है, मतलब मुझे भी लाइफ में थोड़ा सा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने के बाद, वो एक कहावत है ना कि हम रेस्टोरेंट में मेन्यू के राइट साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड नहीं देखते। एब्सोल्युटली, मतलब उस स्टेज पे पहुंचना है जहां पर सिर्फ लेफ्ट साइड देखें। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। तो वो मुझे एक स्टेज लगा कि शायद वो स्टेज मेरी लाइफ में आ सकता है। तो ये वो मोमेंट था जब मैंने डिसाइड किया कि एब्सोल्यूट डेटा को मूव करते हैं। और एब्सोल्यूट डेटा, अब डेलॉइट में मेरे पास 3 महीने का नोटिस पीरियड था। और एब्सोल्यूट डेटा रेडी हो गई वो नोटिस पीरियड सर्व कराने के लिए, ठीक है हम 3 महीने बाद ही आपको लेते हैं। अच्छा। तो मैंने 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया और मैंने एब्सोल्यूट डेटा ज्वाइन किया। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने एब्सोल्यूट डेटा ज्वाइन करने के साथ मुझे पहला प्रोजेक्ट जो अलाइन हुआ वो एक POC था मैक्सियन का। अच्छा। और उस POC में मुझे यूज केस लीड करने के लिए मिला, 2 यूज केस विथ माई टीम, कि आप पूरी टीम बिल्ड करो अपनी, और उस टीम बिल्ड करने के साथ आप यूज केस बनाओ। तो फ्रॉम द गाय, जो मैं एक टीम में काम करता था डेलॉइट में, वहाँ से मेरा लीप ऐसा स्टार्ट हुआ कि मैंने एक रिसोर्स आइडेंटिफाई किए, इंटरनल रिसोर्स, उनके इंटरव्यूज़ किए, उनको अपनी टीम में लिया, पूरे डेटा इंजीनियरिंग के 2 यूज केस एंड टू एंड डिफाइन करके उसको डिलीवर किया। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो प्रोजेक्ट आज इन्फोगेन के पास है और उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो एज ए लीड मैंने वहाँ पे 2 यूज केस को लीड किया था, जो कि डेटा इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म की थी। तो और फॉर्चुनेटली अभी वो प्रोजेक्ट इन्फोगेन के पास है फुल टाइम, और लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे मूव करने का मौका मिला दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं अब कहाँ जाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया कि एक बार और थोड़ा सा मैं रिस्क लेता हूँ। तो एक स्नोफ्लेक का प्रोजेक्ट मुझे मिल रहा था कि एज्योर के बाद अब स्नोफ्लेक की बारी है, तो लेट्स डू इट। मैंने कहा ठीक है। तो अभी जो मेरा करंट प्रोजेक्ट है वो स्नोफ्लेक बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो एज ए
एज ए सीनियर कंसल्टेंट मैं स्नोफ्लेक एज ए बैकएंड यूज़ कर रहा हूँ डी पर्सपेक्टिव के लिए, और डेटा पर्सपेक्टिव के लिए जो है वो पावर BI यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेट। तो ये थी मेरी ओवरऑल 6.5 ईयर की जर्नी, जो कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को सीखते हुए स्टेप बाय स्टेप मैं चलता बहुत रहा। बढ़िया अनुपम, बहुत बढ़िया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत ही कम, क्योंकि मेरा काम है लोगों से मिलना, राइट। मेरी कम्युनिटी है लाखों लोगों की, तो बहुत ही कम लोग हैं जिनमें एक्चुअल में ये चीज़ होती है कि लर्न करते हैं नया ऑन अ डेली बेसिस। बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है, एंड ट्रस्ट मी ये फैक्ट है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, एवरीथिंग इनफैक्ट इज बाय प्रोडक्ट, चाहे वो पैसा हो चाहे वो पोजीशन हो। सबसे पहली चीज होती है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। इसीलिए आई ऑलवेज से कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब मेरे केस में जो मैंने अपने आप के अंदर देखा है, वो मुझे अपने ऊपर जितना भी मैंने खर्चा किया है आज तक, उसका 1000% से भी ज्यादा मुझे हमेशा रिटर्न मिला है, हमेशा रिटर्न मिला है। एंड आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है, अगर मैं अपने ऊपर पैसा लगा रहा हूँ, अपनी लर्निंग पे पैसा लगा रहा हूँ, तो मुझे पता है यार ये कहीं भी नहीं जाने वाला, मतलब कुछ है ही नहीं। दिस इज पीनट्स फॉर मी कि अगर मैं कुछ भी इसके ऊपर इस चीज पे लगा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मल्टी लेवल मुझे देने वाला है इन रिटर्न। वो तो रिटर्न आता ही है आपके पास। इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप आप अपने लिए कब कैसे प्लान करते हो। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान कैसे करते हो, और प्लान को यूज करने के लिए आपके ब्रेकेज कैसे। मैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में चलता हूँ कि पहले मुझे ये करना है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जब तक ये नहीं आता, और वो बहुत कम छोटा सा टाइम स्पेंड होता है कि 3 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर मुझे ये कंप्लीट करना है, फिर मैं ये बड़ा टास्क नहीं रखता। मतलब एज ए पर्सन मैं बाकी लोग जो भी देखेंगे उनको भी मैं ये बोलूँगा कि अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, आप नो मैटर आप पावर BI सीखना चाहते हो, आप डेटा इंजीनियरिंग सीखना चाहते हो, पाइथन सीखना चाहते हो, आपको छोटे गोल्स में बांटने पड़ेंगे उसको, कि आप 1 महीने या 2 महीने का रखो कि 2 महीने मेरे को ये कंप्लीट करना है, और इसमें कॉन्क्रीट हो जाना है। फिर वो नहीं कि मेरे बेसिक्स पीछे हिल रहे हैं कि अच्छा ये कैसे हो गया, मैंने देखा और मैं फिर ये सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो गया। नहीं, आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, चीज़ें आप पकड़ लेते हो। और बहुत, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स भी रहे हैं जिनका बहुत रोल रहा है इसमें मुझे आगे बढ़ाने के लिए, कि जिन्होंने उस टाइम मुझे बैक किया जब शायद नहीं भी किया जा सकता, क्योंकि मैंने ब्लंडर्स भी बहुत किए हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ब्लंडर्स भी बहुत किए, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन सिस्टम पे काम करते हो, जब आप डेप सिस्टम पे काम करते हो, और जब आप प्रोडक्शन सिस्टम पे काम करते हो, सिनेरियो बिल्कुल 180 डिग्री पे चल रहा है। आपकी गलतियां प्रोडक्शन सिस्टम पे माफ नहीं हो सकती हैं। आपने एक गलत चीज लिखी और सब क्लाइंट रिस्क पे होता है, क्लाइंट चला जाता है, क्लाइंट रिस्क पे होता है। हाँ, क्लाइंट रिस्क पे है, और चाहे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे हो, फिर भी आपके प्रोडक्शन सिस्टम आपका हिल जाएगा वहाँ पे। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना होता है कि जब आप मूवमेंट कर रहे हो, आपका डेटा कैसे जा रहा है, आपने जो क्वेरीज रन की हैं, आपने जो क्वेरीज लिखी हैं, वो कितनी ऑप्टिमाइज क्वेरी है। क्योंकि आप डेप पर बहुत छोटे डेटा के लिए यूज़ करते हो, लेकिन प्रोडक्शन पर वो एक्चुअल डेटा के ऊपर रन करता है, तो कितना ऑप्टिमाइज है। आपको ये ऑप्टिमाइजेशन समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे करता है। एब्सोल्युटली। तो यही सारी चीज़ें, लेकिन आई एम थैंकफुल टू दोज गाइस कि उन्होंने मतलब मेरे को उस टाइम में बैक किया, मुझे सिखाया बैठ करके कि वो कैसे करते हैं, नहीं करते हैं। तो ड्यू टू देम, क्योंकि मैं उनका नाम लिए बिना नहीं कर सकता, तो ड्यू टू देम कि मैं आज यहाँ हूँ, कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। आज भी मतलब रैडकॉम में जो मेरे टीम लीड थे सौरभ गुप्ता, मैं आज भी, अगर मुझे पता है कि अगर मुझे गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो वो मेरी हेल्प करेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ग्रेट यार, बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत हार्ड वर्किंग स्टोरी है, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ। एक दो सिर्फ चीजें मैं आपसे पूछूंगा एंड देन वी कैन रैप अप, राइट, बिकॉज आई नो कि योर टाइम इज ऑल्सो वेरी प्रीशियस। एक दो चीजें इसमें, एक चीज मेरे को ये जाननी है, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, कि आपने सबसे पहले जब काम किया था, आपने 2.8 ईयर्स, मतलब 2 साल 8 महीने आपने जब काम किया था, जहां से इंटर्नशिप से आपने स्टार्ट किया था, सो इन दैट ऑर्गेनाइजेशन आपका उस टाइम पे पैकेज क्या था? उस टाइम एज ए इंटर्न मेरी स्टाइफन थी 6,000 रुपीज, अच्छा, 2016 जनवरी टू मई, और फुल टाइम होने के बाद मेरा पैकेज था 3.2 LPA। तो जब आपने वहां से छोड़ा था एज एन AM असिस्टेंट मैनेजर, इट वाज 3 नहीं, जब मैंने छोड़ा था तो उस टाइम नियर अबाउट 5 के आसपास था। अच्छा, वेरी नाइस। मैंने स्टार्टिंग किया था फुल टाइम 3.2 LPA पे, और जब मैंने छोड़ा था तो वो था आपका, हाँ, 4.91 के अराउंड था। अच्छा, 5 LPA के आसपास था। हाँ। एंड रैडकॉम जब आपने स्टार्ट किया, क्योंकि वहां तो आप एज अ BI डेवलपर ही रहे 3 साल, हाँ, तो वहां पर आपका क्या पैकेज था? रैडकॉम मैंने स्टार्ट किया था 6 LPA पे, जब मैंने छोड़ा था तो वो
8 LPA के आसपास था, क्योंकि उस समय कोविड वगैरह भी था, तो ड्यू टू दैट थोड़ा सा ग्रोथ वगैरह कब था, तो वो एक टाइम था जब सबके साथ प्रॉब्लम थी, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जॉब मेरे पास थी, तो यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कुछ ही कंपनीज थी जो एक्चुअल में अपने एम्प्लॉयज के साथ खड़ी हुई थी, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ खड़ी हुई थी एक्चुअल में। वेरी नाइस। नो डाउट कि रैडकॉम बिल्कुल खड़ी थी, उन्होंने एक बार तो कोविड में हाइक भी दिया था हमें, जो भी मिला था, लेकिन दिया तो था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कंपनी ने एम्प्लॉयज का हाथ छोड़ा था, तो वो कंपनीज के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने किसी को भी फायर नहीं किया, नॉट ए सिंगल पर्सन, और सबको हाइक भी दिया था उस कोविड पीरियड में, तो ये बहुत बड़ी बात थी। एंड देन आपने ज्वाइन किया डेलॉयट एज अ कंसल्टेंट, तो वहां पर आपका पैकेज क्या रहा? वहाँ डेलॉयट मैंने ज्वाइन किया था 13 lakhs के साथ, और उसके बाद मेरे पास ज्वाइनिंग बोनसेस थे प्लस ईयरली बोनसेस थे, तो वो अराउंड आपका 16 के आसपास पहुंच गया था सारा ऐड ऑन करके। और फिर मुझे यहाँ पे उस पर 80% के आसपास का हाइक मिल गया इन्फोगेन। यहाँ पे सॉरी 80% का हाइक मिल गया इस पे। 80% हाइक मिल गया। वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया, मतलब अमेजिंग जर्नी रही है, अमेजिंग जर्नी रही है। और ये जो भी हुआ है, मुझे जो क्लियरली दिखता है वो आपकी मेहनत है, ठीक है, आपकी सीरियसली आपकी मेहनत है। ये मैं कोट करना चाहूंगा, एक मूवी है जेरार्ड बटलर की, उसकी एक बहुत फेमस लाइन है कि मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग लेस यू ब्लीड इन बैटल। एब्सोल्युटली। तो वो मुझे दिख रहा है, जो आपने एक्स्ट्रा आवर्स में, जो वीक डेज में आपने 10 to 15 आवर्स डिवोट किए हैं एवरी वीक सिंस यू हैव स्टार्टेड योर करियर, वो मेरे को दिख रहा है, वो जो स्वेट आपका वो था ना। हाँ एग्जैक्टली, तो वो आपको एक फिजिबिलिटी देता है, और प्लस आपके मुझे ऐसा लगता है कि आपके रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप मैं फिर से अगेन बोलना चाहूँगा कि जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, एज ए रिपोर्टिंग अगर आप अपने आप को ग्रोथ नहीं, आप अगर किसी एक टूल के साथ स्टिक हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमेशा ईयर बाय ईयर गार्टनर्स मैजिक क्वाड्रेंट आता है, आप उसको देखते हो कौन से टूल में क्या ग्रोथ हो रहा है, आपको और कौन से टूल सीखने की जरूरत है। बिकॉज आई स्टार्टेड माई कैरियर विद टैबलू, और उस समय टैबलू उस क्वाड्रेंट का लीडर था, नंबर वन था, और आज पावर भी आई है, तो पिछले 4 सालों से पावर भी आई है, हो सकता है अगले 4-5 साल में गूगल का कोई टूल आ जाए, या सेल्सफोर्स ने टैबलू के साथ ये ज्वाइन कर लिया तो वो फिर से लीड कर जाए, स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, राइट। यू नेवर नो। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्किल्स को बैक कीजिए, आपकी एनालिटिक का स्किल, आप नंबर्स के साथ कितने अच्छे हो सकते हैं, आपको पता करना है कि आप नंबर देख के क्या एनालिसिस निकाल सकते हो। बार ग्राफ चाहे टैबलू में हो या पावर बीआई में हो, वो एनालिसिस क्या देता है ये पकड़ना बहुत जरूरी है। पाई चार्ट चाहे टैबलू में हो या पावर बीआई में हो, वो एनालिसिस क्या देता है आपको ये पकड़ना बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ कि आप टैबलू करते हैं या पावर बीआई। क्योंकि जिस तरह पावर बीआई में डैक्स है, टैबलू में एलओडी है, डंडस बीआई में आप क्यूब यूज करते हो, उसी तरीके से आपके केपीआईज को बनाने के लिए। तो इंपॉर्टेंस ये है कि आप क्या यूज करना चाहते हो, कैसे यूज कर। टूल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद सिखाते हो, आपको पता है ये बात कि वो टूल में मास्टरी करना 1 या 2 महीने की बात है, आप बेसिक काम करने वर्ग का तो पकड़ लेते हो। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि पावर बीआई जो 1 साल पहले था और पावर बीआई जो 1 साल बाद है, जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। अगर आप मार्च 2023 के अपडेट्स देखो और मार्च 2022 का पावर बीआई देख लो, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। तो एक टूल भी खुद अपने आप में ग्रो कर रहा है। पावर बीआई के अंदर भी कोडिंग कैपेबिलिटीज आ चुकी हैं कि आप पाइथन को इम्बेड कर सकते हो, आप आर को इम्बेड कर सकते हो। आपको एज ए पर्सन, एज ए प्रोफेशनल ये सोचना है कि पावर बीआई में अगर मैं पाइथन इम्बेड करता हूँ तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के किस गोल को अचीव कर सकता हूँ, जो शायद मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। एआई बेस्ड कितने फीचर्स आ चुके हैं। हाँ, अकाउंटेबिलिटी यही टर्म है यहाँ पे। एब्सोल्युटली। ऑल्दो मेरा एक डिटेल्ड क्वेश्चन भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये डिस्कशन बड़ा हो चुका है, तो इसमें मैं नहीं डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आज अभी आपसे प्रॉमिस ले रहा हूँ कि मुझे आप प्रॉमिस करो कि जब भी नेक्स्ट टाइम आपका कोई भी एक ऐसा वीकेंड फ्री होगा, तब मैं आपसे पूछूंगा। और वो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि मुझे आपका ये जानना है कि डेटा एनालिस्ट की जो रोजमर्रा की जो होता है, आपका डेली रूटीन क्या होता है, वो मैं डिटेल में आपसे समझूंगा, ठीक है। और 1-2 इंसाइटफुल क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, बट ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्री होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अनुपम यार, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। मैं अभी बता दूं ऑडियंस को, अगर इतनी नॉलेज सुनने के बाद भी, और अभी आप वीडियो में हो और इतनी नॉलेज सुनने के बाद भी अनुपम के लिए कमेंट नीचे अगर नहीं किया कि थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन, अगर नहीं किया तो यार फिर ये ना ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी,
इन डेप्थ दी, बहुत टाइम दिया, इतना रिस्पेक्ट हमें इनको देना बहुत ज्यादा बनता है. इट्स ड्यू रिस्पेक्ट एक्चुअली. ठीक है. एंड फ्रॉम माई साइड अनुपम, अगेन थैंक यू सो मच यार. थैंक यू सो वेरी मच. मेरी ऑडियंस की तरफ से भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया ये नॉलेज शेयर करने के लिए. मैं फिर से आई नॉक योर डोर वंस अगेन इन फ्यूचर, ताकि मैं आपसे मिल सकूं और फिर और हम बातें डिस्कस करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स. थैंक यू सो मच. आप भी कीप इंस्पायरिंग एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है अनुपम की, एंड आई एम श्योर कि आपको इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. अगर आप डेटा की फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी गाइडेंस आपको इस जर्नी से मिली होगी. और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको पूरा रोड मैप बता सकता हूं. अगर आप नॉन आईटी में हैं और आईटी में आना चाहते हैं, एक डेटा एनालिस्ट की जॉब लेना चाहते हैं जिसके अंदर सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम 6 लाख पर एनम की, तो एक फ्री ऑनलाइन मास्टर क्लास में रख रहा हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है. आप जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं ऑनलाइन, और जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं. इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस देता हूं, अपनी बेस्ट सेलिंग ई बुक वर्थ ₹1500 जो आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री. सो डोंट वेट, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, ज्वाइन मी इन दिस फ्री मास्टर क्लास. और मैं आपका इस फ्री मास्टर क्लास में वेट कर रहा हूं.